जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे बीएनएस की सीरीज और उसी क्रम में मैं लेके हाजिर हूं आगे की धाराएं। धारा 311 से आज हम पढ़ेंगे। धारा 323 तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आइए, धारा 311 में बताया गया कि मृत्यु या घोर उपाहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, ठीक है। तो जैसे धारा 310 में हमने डकैती पढ़ी थी, तो डकैती का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि डकैती क्या होती है। डकैती में कंडीशन ये होती है कि मिनिमम 5 आदमी होने चाहिए। 5 या 5 से कितने भी अधिक आदमी हो सकते हैं। अगर वो लूट को अंजाम देते हैं तो वो डकैती कहलाती है, ठीक है भाई। धारा 312 में बताया गया कि घातक आयु से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। घातक आयु से मतलब है कि कोई जैसे आप मान सकते हैं कि कोई तमंचा हो सकता है, कोई मतलब ऐसा हथियार हो सकता है जो कि बहुत घातक है। उससे अगर कोई सुसज्जित होने का मतलब अपने साथ रख कर के लूट या डकैती करता है तो धारा 312 के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। धारा 313 में बताया गया कि लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि गलत संगत में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि हम साथ ही चल रहे हैं, या फिर वो ऐसी सफाई भी देते हैं कि मैं तो खड़ा था, मैं साथ में था, मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपराधिक कृत्य हो रहा है और आप उसमें केवल हिस्सा मात्र हैं तो आपकी सहभागिता उसी तरीके से तय होती है जिस तरीके से जो मुख्य कल्प्रिट है, जिसने जो घटना को अंजाम दिया है, उसी तरीके से आपकी सहभागिता भी तय होती है। तो धारा 313 यही बताती है कि लुटेरों आदि की टोली होने के लिए दंड। अगर कोई लुटेरे की टोली में है, अगर लूट भी नहीं करता लेकिन उस टोली में साथ में है, तो उसको धारा 313 के तहत उसी हिसाब से दंडित किया जाएगा जैसे कि लूट उसी ने की हो या उन सब ने मिलकर के दी हो, ठीक। धारा 314 में बताया गया कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का मतलब होता है कि कोई भी संपत्ति को डिसऑनेस्टली यानी कि मिस एप्रोप्रिएटली अगर उस संपत्ति को ले लेता है तो वह धारा 314 के तहत कंसीडर किया जाएगा। धारा 315 में बताया गया कि ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, ठीक है। ये धारा 312 इस बारे में पाबंद करती है कि अगर कोई संपत्ति किसी ने डिसऑनेस्टली इस तरीके से कब्जे में ली है कि जब उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु हुई थी तो वो जो संपत्ति उसी के कब्जे में थी, ठीक है। उसके वास्तविक हकदार वही था मृत्यु के समय, लेकिन किसी ने ये जान के कि अब ये नहीं रहा है और इसका कोई वैध हकदार नहीं है, कोई अपने कब्जे में ले लेता है, तो इस तरीके से उसने धारा 315 के तहत दंडनीय अपराध कार्य किया है। धारा 316 में बताया गया कि आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग का मतलब होता है इंग्लिश में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से मान सकते हैं कि आप भरोसा तोड़ने वाली बात होती है कि आप लेकिन इसमें क्रिमिनली आप भरोसा अगर तोड़ते हैं तो वो आपराधिक न्यास भंग होता है। धारा 317 में बताया गया कि चुराई हुई संपत्ति। चुराई संपत्ति क्या होती है? चुराई संपत्ति के इसमें कई सारे क्लोज हैं, बहुत लंबी परिभाषा है इसकी। वैसे मैं आपको बताऊं, चुराई संपत्ति ये होती है कि कोई संपत्ति पहले चुराई गई और उस चुराई संपत्ति कोई व्यक्ति ये जान के हुए रखता है कि ये चुराई हुई संपत्ति, उसका ज्ञान भी होता है, तो वो चुराई हुई संपत्ति धारा 317 के तहत उसको दंडित किया जाएगा जैसे व्यक्ति, समझे। मैं मेन डिफरेंस इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे किसी चोर ने चोरी करी और उसने किसी थर्ड पर्सन को वो संपत्ति या चीज़ जो चोरी की है वो बेच दी मान लो, और उस थर्ड पर्सन को अगर ये पता है कि ये चुराई हुई है और फिर भी वो रखता है, तो उसके लिए भी वो अपराधी है और उसने जो अपराध किया है वो धारा 317 वाला किया है, ठीक है भाई। धारा 318 में बताया गया छल यानी कि चीटिंग के बारे में बताया गया है। धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण का मतलब होता है इम्पर्सोनेशन। अगर आपने किसी का रूप धारण करके या खुद बन के कि मैं वो हूँ, सपोज करो कि कोई लोन वोन देता है और जब लोन लेने के लिए कोई अगर जाता है, मतलब जैसे लोन दे दिया किसी को, अब उगाही करने के लिए जब जाते हैं तो वो बन जाए कि मैं ही वो बैंकर हूँ, जिसे वो पहचानता नहीं। जब उसने लोन लिया था किसी कर्मचारी ने दे दिया, लेकिन अब वही उसी संस्था का अगर कर्मचारी बन के चला जाता है कि हम ही उस संस्था से, आप
हमें लोन रीपेमेंट करिए। तो इस तरीके से अगर कोई प्रतिरूपण करता है तो धारा 319 में आ जाएगा। धारा 320 में बताया कि लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। ठीक है, तो ये धारा 320 में आता है, धारा 320 में आता है। अभी धारा 320 के बाद धारा 321, अभी एक सेकंड रुकिए। धारा 321 में बताया गया कि ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना, ये धारा 321 में बताया गया है। धारा 322 में बताया गया कि अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट हैं, बेईमानी से या कपटपूर्वक निस्तारण। ठीक है, ये असल में एक प्रॉपर्टी के बारे में है, जैसे आप समझ पाओगे। तो इसमें सेल डीड होती है, तो उसको अगर वो संपत्ति को अपने कब्जे में अगर वो फ्रॉडुलेंटली लेते हैं तो ये धारा 322 उसके लिए लागू होती है। धारा 323 में बताया गया कि संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। ठीक, धारा 324 में रिष्टि बताया गया। रिष्टि मतलब होता है वैसे मिस्चीफ इंग्लिश वर्ड, लेकिन रिष्टि में होता है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और इस तरीके से नुकसान पहुंचाना कि मान लो उसकी वैल्यू कम हो जाए या वो संपत्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जैसे रिष्टि में आग लगाना भी हो सकता है, उसकी तोड़फोड़ भी हो सकता है। तो ये धारा 324 में रिष्टि के बारे में बताया गया है। धारा 325 में बताया गया कि जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। ठीक, तो इसमें ये स्पेसिफाई कर दिया है कि धारा 325 में जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 326 में बताया गया कि क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, ये माध्यम है। जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, अगर इन माध्यमों द्वारा रिष्टि होती है तो धारा 326 के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा। धारा 327 में बताया गया है कि रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापत बनाने के आशय से रिष्टि। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। धारा 328 में बताया गया कि चोरी आदि करने के आशय से जलयान को जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। ठीक, यानी उसका इरादा ये है कि इसमें से चोरी करी जाए, जैसे कोई जहाज़ वगैरह होते हैं और उनको वो, जबकि मान लो उससे वो अलाउ नहीं है कि उसे किनारे पे ले जाया, जब तक कि कोई उसको ऑथेंटिक अगर आदेश नहीं मिलता है कि आप इसको किनारे पे ले जाओ या ज़मीन के किनारे खड़े कर दो। अगर ऐसा व्यक्ति कोई जानबूझकर उसका जो चलाने वाला है उसको किनारे ले जाता है उसके या भूमि पे चढ़ा देता है, तो उसको धारा 328 के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 327 में भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। 329 में बताया गया कि आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। ठीक है, आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार मतलब हाउस ट्रेसपासिंग हो गई एक तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के घर में या किसी की संपत्ति में इस तरीके से कब्जा कर लेते हैं बिना उसकी परमिशन के, और तो ये आपराधिक अत्याचार हो जाता है, जो धारा 329 में आता है। धारा 330 में बताया गया कि गृह अत्याचार और गृह वेदन। ठीक है, तो ये भी इसी की एक फॉर्म है। गृह अत्याचार मतलब कि हाउस ट्रेसपासिंग और गृह वेदन। तो धारा 330 तक आज हमने पढ़ा, धारा 311 से लेकर के। तो ऐसे आपको आज लगभग 20 धाराएं मैंने समझाई हैं। हो सकता है कि मेरी समझाने में कोई कमी भी रह गई होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो बेस्ट वे है ना, आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। तो आप चीज़ें पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, जय हिंद।